बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जोगिन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बड़ा ही अहम टॉपिक है। आज हम बात करेंगे माफ़ी की, फॉरगिवनेस की। भाई बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, लेकिन मैं फ़लाँ बात कहने लगा हूँ या कहने लगी हूँ, या कोई गलती या भंड हो जाता है तो लोग कहते हैं ओ प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिव या माफ़ करना, ये टर्म तो बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन क्या हम जेन्युइनली माफ़ करना या फॉरगिव करने को समझते हैं? और क्या हम ये जानते हैं और ये हम समझते हैं कि माफ़ कर देना और माफ़ करना कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं जिसको आप माफ़ कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी ज़ात के लिए भी। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की है व्यूअर्स, और आपको पता है मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ज़िंदगी की स्टूडेंट हूँ। मैं हर रोज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत सी चीज़ें सीखती हूँ। ज़िंदगी के बड़े बड़े इंसिडेंट से तो हम सीखते हैं, लेकिन छोटे छोटे वाक़े, मामलात, सिचुएशन से भी इंसान बहुत सीखता है। एक चीज़ मैंने बहुत पिछले कुछ सालों में नोटिस करनी शुरू की कि लोगों को जब गुस्सा चढ़ता है ना, और किसी पे नाराज़गी होती है या कोई गिला होता है, तो फ़ौरन ना अंदर बदले की आग भड़कना शुरू हो जाती है कि मैं बदला लूँगी या लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी। अच्छा, बड़े कम लोग होते हैं जिनके जहन में ये सोच आती है कि यार चलो कर दिया ना, अगले ने कर दिया, छड़ो पड़ा, दरगुजर करो, लेट इट गो। 90% लोगों की पहली रिएक्शन या 95% लोगों की पहली रिएक्शन यही होती है कि काट देंगे, मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, एक तो आपके साथ किसी ने ज़्यादती की या कोई गलत काम किया, फिर आपने एक अरसा उस बंदे के साथ नाराज़गी में गुजारा जिसमें आपने सबसे ज़्यादा किसको तंग किया? अपनी ज़ात को, क्योंकि आपको गुस्सा चढ़ रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, या आपको सोच सोच के डिप्रेशन हो रही है। अब एक तरह से तो वो इंसान आपको तंग करके एक तरह से कहते हैं ना कि जीत गया या कामयाब हो गया, फिर आपने उसको मज़ीद कामयाब कर दिया, नाराज़ हो के, रुस के और उन्हीं फीलिंग्स के साथ, मतलब जो कहते हैं ना जी के, और आगे उन्हीं के साथ बढ़ने की कोशिश करके। जो मैंने सीखा वो ये है कि ज़िंदगी में जब कोई ऊंच नीच या कोई इस किस्म का मामला आए, सबसे पहले तो उस मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर कोई, सोचने की बात है कि अगर कोई इंसान जाके एक और इंसान पे चीखता है, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई इंसान किसी पे चीखता है तो दूसरे इंसान का आगे से रिस्पॉन्स क्या आएगा? वो भी चीख पड़ेगा। तो जब दो लोग चीखेंगे तो बदमज़गी भी होगी, अनप्लेजेंटनेस भी होगी, मामला भी ख़राब होगा। उसके बरक्स अगर एक इंसान चीखता है या बदतमीज़ी करता है और दूसरा इंसान थोड़ा दिल बड़ा करके, थोड़ी अपनी बर्दाश्त को बढ़ा के उस इंसान से प्यार से या तहम्मुल से थोड़ी देर बाद उनको भी सांस लेने का मौका दें, पूछते थे कि यार क्या हुआ, ये एकदम से हाइपर हो गए या हो गई, व्हाट हैपन। हम एक्चुअली रिएक्शन पे, जो किसी की भी इंसान की कोई भी रिएक्शन होती है उस पर ज़्यादा बड़ी रिएक्शन देना चाहते हैं। अगर हम अपने पल्ले एक बात बांध लें कि भाई हम कौन है किसी से बदला लेने वाले या किसी को माफ़ करने वाले या ना माफ़ करने वाले, हमारा रब है ना। सारे मामलात अपने रब को सौंप दें, वही फैसला करेगा किसको सज़ा देनी है, किसको नहीं देनी। कभी कभी ऐसा भी तो होता है व्यूअर्स कि कोई इंसान हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी कर जाता है लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं होती। हमने ये भी तो सारी ज़िंदगी सुना है ना कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। तो किसी इंसान ने कोई काम किया, आपको उससे नुकसान हो गया, उसकी नीयत बुरी नहीं थी, तो और आपके दिल में ये वाट है कि मैंने इससे बदला लेना है, तो मामला ज़रा ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि या अल्लाह ताला ये मैंने आप पे मामला छोड़ा, आप इसको देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम व्यूअर्स, जब हमें किसी से कोई नाराज़गी होती है या गिला होता है, हम बात को इतना लंबा ड्रैग करते हैं, उसको इतना तूल दे देते हैं कि मसला या प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमने अजाब उस लड़ाई को या झगड़े को या उस माफ़ी की तलब को बना दिया होता है। सो ज़रूर अगर कोई आपको हर्ट करता है, अपसेट करता है, कोई आपके साथ ऐसी चीज़ करता है, अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की कोशिश करें।
बात को डिस्कस करने की कोशिश करें, मसले को अच्छे पॉजिटिव आसान अंदाज में हल करने की कोशिश करें, और अगर वो नहीं हल होता तो फिर उस मामले को छोड़ दें, उसको रब पे छोड़ दें। क्योंकि व्यूअर्स, एक बंदे ने आपको तंग करके वैसी तकलीफ दी, फिर आपने अपने आप को तकलीफ दी उस बंदे के तंग होने के बारे में सोच सोच के, और प्लानिंग कर करके और वो कर करके कि मैं ये करूँगी। और फिर व्यूअर्स, हम कैसे हिसाब लगाएं कि अगर अगले ने मुझे इतनी तकलीफ दी है तो अब मैं कौन सा ऐसा काम करूँ कि मैं भी उसको वापस इतनी ही तकलीफ दूँ। ये भी सोचने की बात है। किसी इंसान ने आपको डांटा और आपके 4 आंसू निकले, अब आपने अगर बदला लेना है तो बदला तो हिसाब का लेना ना, इक्वल। तो अब आप कौन सी ऐसी बात करेंगे कि अगले के भी 4 आंसू निकले, 5वां ना निकले। एक शेक्सपियर की लिखी हुई किताब है, प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें शाइलॉक जो है वो कहता है मर्चेंट ऑफ वेनिस को कि भाई तुमने मेरे पैसे देने हैं, जितने तुमने मेरे देने हैं उसकी जगह तुमने 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, अपने जिस्म का 1 पाउंड गोश्त का मुझे देना है। एंड क्या होता है उसका कि आगे से जज ने ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुम अपना पाउंड ऑफ फ्लैश ले लो, लेकिन 1 कतरा भी खून का नहीं बहा सकते उसको लेते हुए। बात वहीं पे खत्म हो गई। क्योंकि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आप अगर किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी के ऊपर अपना वट पूरा करना चाहे, तो आप उतना ही उसके साथ करेंगे जितना उसने आपके साथ किए। कौन ये हिसाब रखे, कौन ये बैलेंस करे चीज़ें। और आप ये सोचे कि वक्त कितना आपका लग जाएगा इन सब मामलात में। तो मिट्टी पाओ तो आगे बढ़ो। और यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी, फॉरगिव कर दिया करें, माफ़ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें, मगर फॉरगेट ना किया करें। फॉरगेट्स का मुराद ये नहीं है कि दिल में वट रखना। फॉरगेट का मतलब ये है कि किसी ने एक दफ़ा अगर आपको नुकसान पहुंचाया है तो दिमाग में दर्ज ये कर लें कि इसने एक दफ़ा मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो अगली बार मोहतात होकर चलना है। इसलिए आपने फॉरगेट नहीं करना, बदले के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए आपने नहीं भूलना। तो वो जो कहते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, मैं कहती हूँ फॉरगिव करें, ज़रूर माफ़ करें। माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, भूले मत, ताकि अगली बार वही गलती अपने आप को फिर आप उस पोजीशन में ना डालें, अंधा एतबार ना करें। लेकिन दरगुजर करना, वो जो कहते हैं ना कि बदला लेने वाले से माफ़ करने वाला ज़्यादा अफजल है। इवन जब आप माफ़ी जो है ना, इवन दो आपको राइट हो कि आप किसी से बदला लें, कानूनी तौर पे भी उस पर कोई मसला नहीं बनेगा, तब भी आप में अफजल वो है कि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हर तरीके से आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप नहीं पहुंचाते क्योंकि आप चूज़ करते हैं हायर पाथ। सूरह वाक़िया में भी ये बात कही गई है कि 3 किस्म के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो सही होंगे, एक वो होंगे जो गलत होंगे, और तीसरे किस्म के लोग होंगे जो फेवरेट्स होंगे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलेंगे। वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को एक अगले लेवल पे पहुंचा दिया होगा। सो हमने अपने आप को अच्छों में शुमार करना है, बुरों में नहीं। आइए किचन की तरफ रुजू करते हैं। शेफ़ नूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेफ़ नूर। आज के टॉपिक के लिए तो स्क्रिप्ट को हाथ ही नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा सा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो ये कहूँगी कि बदला लेने से माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी को माफ़ कर दोगे या माफ़ी मांग लोगे तो क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें उसकी जगह इज्जत दे दूंगा, मतलब तुम्हारी इज्जत घटेगी नहीं। और कितनी बड़ी बात कह के ये बात ख़त्म कर दी उन्होंने। तो वही चीज़ है ना। देखिए, बात यह है कि आपका राइट है, आपका हक है। जैसे अल्लाह माफ़ी दे, कोई किसी को कत्ल कर देता है, अब ये कानूनी तौर पे फैसला होता है कि भाई आप भी उसके घर वाले को उसी के किसी के बेटे को कत्ल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको राइट है, कानूनी तौर पे भी कहा है कि भाई खून का हिसाब खून से कर ले। मैं ऐसा होता नहीं, बट वैसे कह रही हूँ। जी जी, वो होने के बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि भाई इसने मेरे से मेरा बेटा ले लिया ना, मैं इसे माफ़ करता हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कुर्बानी आखिर क्या होती है? यही होती है। हम जिनकी उम्मती हैं उन्होंने यही तो सिखाया है हमें। और इसी चीज़ को हमने अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स इम्प्लीमेंट भी करना है और आगे लेके चलना है। बिल्कुल। देखिए, रबिउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है। हम इसकी बरकतें समेटना चाहते हैं, हम इसकी सादतें, हम नॉलेज लेना चाहते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वरना व्यूअर्स 12 रबिउल अव्वल को प्रोग्राम करके एक मिलाद का तमाम ऑफिस मतलब इधर प्रोग्राम पे करके बात ख़त्म हो सकती है। लेकिन हम क्यों 12 दिन कोशिश करते हैं कि 12 रबिउल अव्वल तक एटलीस्ट, इसी तरह जिस तरह हमने 14 अगस्त में किया
कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक कंटिन्यूअसली पाकिस्तान सिर्फ ये ना कहें कि ओ हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट करना है, हमने पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करना है, क्या क्या एफर्ट्स करने हैं। उसी तरह हमने अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को सेलिब्रेट करना है तो हमें पता होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पे कैसे चल सकते हैं। मेन चीज़ ये है इस नशिस्त का डेली रबीउल अव्वल में पर्पस ही है व्यूअर्स। बिल्कुल, हम स्टेट चैनल पे रेटिंग्स के पीछे नहीं भागना चाहते, हम भी इस चैनल पे अपनी ज़िंदगी आखिरत दोनों को संवारना चाह रहे हैं बिल्कुल, बाइज़्ज़त अंदाज में, और वो बातें करके जो हमें हर स्टेज पे ज़िंदगी में फ़ायदा देंगी। और व्यूअर्स, अगर इस उम्र पे मेरी इस्लाह हो जाती है, शेफ़ नूर की इस्लाह हो जाती है मज़ीद, तो अल्लाह का बड़ा करम है। और बड़े लकी हैं वो लोग जो एहसास कर लेते हैं सही वक्त पे। कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद होता है लोगों से बदला उतारना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी ही लोगों को तंग करके गुजार देते हैं, दूसरों को भी तंग करते हैं। ज़रा सा किसी ने कुछ किया, उसके इवज़ उनकी ज़िंदगी अजाब कर दी। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। बिल्कुल सही कह रही। बस हमने अपने आप को उनमें नहीं शुमार करना, दरगुजर करने वालों में बनना है, नेक इंसान बनना है और अपनी आखिरत को संवारना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे किचन में, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अदरक लहसुन की पेस्ट हांडी में डाली जा रही है। वैसे आज हम क्योंकि फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हर वक्त मुझसे जो आप हांडियाँ बनवाती रहती हैं किचन में बुला के, मतलब खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, मैं किचन में पाई जाती हूँ विद द शेफ़। और बात ये कि व्यूअर्स, अब आप देखें ना, ईद मिलाद नबी, मैं अपने बड़े फैंसी शैंसी कपड़े पहन के, आप भी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और रूहानी पर्सनैलिटी लग रही है आज। बड़ी ही कोई खूबसूरत सी आपकी ये लुक आज आपने अपनी क्रिएट की है। तो बात ये है कि मतलब फिर आप किचन में मुझे ले आती हैं। मैंने कहा दोनों बहनें मिल के बनाते हैं। हाँ, तो बहनें सैंडविच बना लेती ना ज़रा कम। खैर, आप तो सैंडविच भी ग्रिल करा देती हैं मेरे से। अच्छा, तो यहाँ पे प्याज ब्राउन करके हम लोग अदरक लहसुन को इसके साथ ब्राउन कर रहे हैं। लेकिन और कुछ करने से पहले ये बता दें कि हम बना क्या रहे हैं। हम बना रहे हैं जी चिकन बोनलेस बिरयानी। चिकन बोनलेस बिरयानी जी, वैसे अच्छा ऑप्शन है। बहुत से बच्चे जो हैं हड्डी वाला नहीं हड्डी वाला गोश्त नहीं खाते जी, जबकि हड्डी वाले गोश्त से बड़े मजे का फ्लेवर बनता है। हाँ जी। और हड्डी ना डालो तो फिर आपको चिकन पाउडर या कुछ डालना पड़ ही जाता है। जी जी जी। अच्छा, सो मैं क्या कर रही हूँ मुझे बता दें। आप प्याज को ब्राउन करेंगी, ब्राउन हो गया है, और फिर हम लहसुन की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट को करेंगे। ये इसमें करना है? हाँ जी, देखिए गर्म हो मैंने अभी ऑयल जब गर्म होगा तब डालूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो बस ये ज़रा थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम ये अपने मसाले डालेंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद हम डालेंगे जी ये टमाटर की पेस्ट। बस ठीक है। हाँ, चलिए अब आप अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। मैं चिकन जो है जो आपने मैरिनेट किया हुआ है वो फ्राई करना शुरू कर दूंगी व्हाइल यू आर गिविंग द इंग्रेडिएंट्स। जी, बोनलेस चिकन बिरयानी के लिए हमें चाहिए जी चिकन बोनलेस जो है वो हमें 1.5 किलो चाहिए। चावल हमें 1 किलो चाहिए। तंदूरी मसाला 2 खाने के चम्मच, बिरयानी मसाला 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने का चम्मच, दही 1/4 कप, कड़ी पत्ता 10 से 15 अदद, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद। यहाँ तक हमने इसमें चिकन में सारी चीज़ें डाल के हमने इसको मैरिनेट कर लेना है। और उसके बाद हमें चाहिए जी प्याज 4 अदद, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च 6 से 7 अदद, सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ पुदीना हस्बे ज़रूरत, नींबू स्लाइसिस हस्बे ज़रूरत, आलू बुखारा आधा कप, इमली 1/4 कप, गरम मसाला साबुत 2 खाने के चम्मच, टमाटर 4 अदद, दही 1 कप, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत और चिकन पाउडर 2 चाय के चम्मच। बिल्कुल सही। अच्छा, ये चिकन सारी डालनी है इसमें या पीसेस करके फ्राई करने हैं? तो पीसेस फ्राई करके हमने निकाल हाँ जी, निकाल लेने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं हाफ एंड हाफ करके करूँगी। सारा ही कर देंगे तो वो आपको पता है मसाला उसका ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले चिकन के हमने ज़रा क्यूब बड़े काटने हैं, बड़े पीसेस काटने हैं। देखें मैंने बड़े काटे हुए हैं। और इसको आपने जो है ये इसमें कॉर्नफ्लावर, तंदूरी मसाला और बिरयानी मसाला, लहसुन अदरक की पेस्ट, दही और काली मिर्च और कड़ी पत्ते, सारा इसका फ्लेवर जो है ना कड़ी पत्ते का इसमें है। ठीक है जी, वो आपने इसमें डाल के इसको मैरिनेट कर लेना। अगर आप फुल नाइट कर लेंगे, ओवरनाइट, तो इसका ये अंदर से टेंडर हो जाएगा और बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ये यहाँ तक हो गया। फिर हमने जो प्याज थे उसको ब्राउन किया और ब्राउन करके हमने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी
लहसुन अदरक की पेस्ट हल्की फ्राई हुई है, गोल्डन ब्राउन हुई है, तो हमने अपने मसाले डाल दिए हैं। इसमें हमने बिरयानी मसाला डाला और तंदूरी मसाला डाला है, ठीक है जी। और उसके बाद हल्का सा इसको ज़रा सौते करेंगे, उसके बाद हम अपनी टमाटो प्यूरी डाल देंगे, बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद हम दही डाल देंगे और उसके बाद आलू बुखारा और इमली और कड़ी पत्ते, हम कोई 15 से 20 अदद किसके, इसका फ्लेवर जो है ना मेन कड़ी पत्ते से है। और उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्चों को जो है सेंटर से 2 करके वो डाल देना है। और उसके बाद जो हमारा फ्राई चिकन है ना वो डाल देंगे, वो डाल के हमने मिक्स किया और फिर हमने चावल को बॉईल कर लिया साबुत गरम मसाला डाल के। अंदर साबुत गरम मसाले हम नहीं डाल रहे, सिर्फ चावलों में डालेंगे। और लेमन स्लाइसेस डाल के हमने चावल 90% डन कर लेने हैं। और उसके बाद आपने चिकन इसमें से आधा निकालना है और उसकी लेयर लगानी है आपने। नहीं, ये नहीं डालना, ये चावलों में डलेगा, ये चावलों में डलेगा। तो ये बस मैंने टमाटर की पेस्ट इसमें डाल और के, उसके बाद आपने लेयर लगानी है चिकन की, चावलों की, फिर उसके ऊपर धनिया पुदीना, उसके ऊपर फिर दोबारा से चिकन की लेयर और फिर धनिया पुदीना। उसके बाद आपने रेड फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर इसके ऊपर डाल के और फ्राई प्याज डाल के अपने दम दे देना है इसको। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि बिरयानी की मेन चीज़ ना उसका मसाला होती है। कभी कभी लोग इतना कम मसाला तैयार करते हैं चावल फीके रह जाते हैं, कि चावल जो है ना वो लगता है जैसे आप सूखे चावल खा रहे हैं सूखी मीट के साथ। हाँ जी। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि जब आप ये कर रहे हो ना, हाँ जी, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें, क्योंकि मसाले के साथ ही चावलों का फ्लेवर आएगा ना। एग्जैक्टली। तो अभी देखिए ना हमने कितनी ग्रेवी इसको तैयार की है। अभी हमने इसमें दही भी डाली, अभी दही भी डाली है। पहले हम इसके टमाटर के पानी को थोड़ा कम करेंगे, जब उसका वो अलहदा होगा ऑयल और पानी, फिर हम उसके अंदर ऑयल और वो फिर हम उसके अंदर दही डालेंगे जी। और ये दही पूरा डलेगा? नहीं, इसमें से थोड़ा सा बचाएंगे हम, थोड़ा सा बचाएंगे। उसका रायता बनाएंगे? नहीं, रायते के लिए और भी है लेकिन थोड़ा सा बचाएंगे, मैं देखूंगी ना कि कितना डलेगा दही। और फिर हमने मिंट रायता और फ्रेश सैलेड के साथ इसको सर्व कर देना है। इसकी कोई ज़रूरत और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। और ये कितना को फ्राई होगा? ये जी इसका अभी ज़रा थोड़ा सा पानी है ना, ड्राई होगा, ये रेड हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। तो इसको हमने बेसिकली फुली कुक करना है? जी, फुली कुक करना है, ये पूरी तरह इसमें हाँ जी, क्योंकि बस इसमें तो हमने मसाले में डाल के जस्ट इसको बस 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर हमारा ग्रेवी और चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिर हमने चावलों के लिए लगा। नहीं, ये ज़रूरी है ना, क्योंकि अब चावलों का एक दफ़ा दम लग जाएगा तो उसके बाद कुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ जी, इसको हमने फुल डन करना है। तो इसको हमने फुल डन करना है, इसको जैसे हम डीप फ्राई करते हैं चिकन को उसी तरह। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ना किसी के घर बिरयानी खाई, क्रम वाली चिकन, जिस तरह चिकन नहीं होती है जैसे फ्राइड चिकन होती है, उन्होंने बिरयानी में फ्राइड चिकन डाली हुई थी। जैसे ये फ्राइड चिकन बिरयानी है। मैंने कहा कल इनके घर बरोस्ट टोस्ट आया होगा, बच गया होगा, आज उसकी बिरयानी बना दी है। बट आप कर सकते हैं, ये एक टिप है। जैसे हमने स्टीम रोस्ट बनाई तो है, हमने लास्ट हमने 2 वीक पहले स्टीम रोस्ट बिरयानी भी हमारी बन गई, सिंधी भी बन गई, फिर वाइट बिरयानी भी बन गई, कोफ्ता बिरयानी भी बन गई, मुख्तलिफ किस्म के। हाँ जी, पुलाव मुख्तलिफ किस्म के, हाँ जी। और आज हमारी मैंने कहा बोनलेस बिरयानी, क्योंकि बाज़ लोग आप कहते हैं बच्चे नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते, हड्डी वाली बोटी बड़े भी नहीं खाते। यार कौन से बड़े हड्डी वाली? मेरा देवर है वो और मेरी बेटी ये नहीं खाते। ये सारे आपके ससुराल और आपकी अपनी बच्ची के मसाइल होते हैं। और वाइट नहीं, वैसे भी लोग नहीं, और मैं मतलब बिल्कुल भी वाइट बोटी मुझे पसंद ही नहीं है। मेरे ससुराल में भी जो है वो भी वाइट बोटी नहीं, वो तो लेग और थाई मंगवाते हैं। हम बिकॉज डार्क मीट मजे का ज्यादा होता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो कहते हैं कि जी वाइट मीट ही ज़्यादा आपको कंज्यूम करना चाहिए। बट माय सजेशन इज़ ऑलवेज कि चीज़ वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपको पसंद है। जी बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा ये ले तो आते हैं घर में वाइट मीट, लेकिन अगर कोई खा ही नहीं रहा और बार बार बोटियाँ बच ही रही हैं, तो देन व्हाट्स द पॉइंट? फिर आप वो ले आए जो एटलीस्ट खाया तो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं खाया जा रहा तो उससे बेहतर है कि कुछ ही कर ले। अच्छा, अब इसको मैंने क्या करना है नेक्स्ट? बस इसमें थोड़ा सा हम दही डालेंगे, मतलब आधे से ज़्यादा डाल दें आप, और डाल दें, थोड़ा सा और डालें। तो सारा ही डाल दिए? बस रहने दें थोड़ा सा, बस। हाँ जी, चलिए व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वी आर कंसिस्टेंटली वॉशिंग आवर हैंड्स, क्योंकि अगर आपने किचन में इस तरीके से काम करना है तो फिर इन चीज़ों का हिफ्ज़ाने सेहत के जो मामलात होते हैं उनका ख्याल रखना है। देखिए हम चिकन के साथ भी डील कर रहे हैं, रॉ चिकन के भी मसाइल होते हैं और हम साइमल्टेनियसली सब कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चावल अपनी जगह वो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने मसाले को जैसे तैयार कर रहे हैं, योगर्ट डाल दी क्योंकि ऑयल अलहदा हो गया था, अब योगर्ट को हम कुक होने दे रहे हैं, कुछ ही देर में हमारी ये चिकन भी रेडी हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगी लेयरिंग? बस इसके बाद इसमें चिकन डाल देंगे। ये अब कितनी को और करना? हाँ जी, ये देखें अभी पानी है इसमें। अभी इसमें है। हाँ जी, ठीक है। पता कैसे चलता है कि अभी भी इसमें पानी है कि बस नहीं? मुझे वो ऊपर से ना कलर आ जाएगा ना, और इसमें है अभी पानी, इसमें भी है पानी। और ये जो है ये जाएगा हमारा आलू बुखारा और डायरेक्टली इसी तरह डाल जी डाल दें।
वो नहीं निकालने उसकी ये जो होती है ये मैं तो डाल ही देती हूँ वो खुद ही, इसका इसमें भी इतनी मिली लगी होती है कि ज़ाया नहीं करना। हाँ, तो मतलब मुंह के अंदर पता नहीं क्या क्या आ रहा हो भाई, आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा प्लीज़। ये खातून तो हर चीज़ हर जगह ही डाल देती हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा हम मसालों को कंट्रोल में ही रखें। तो फिर कड़ी पत्ता इतना इसमें क्यों डलता है, मैं तो कड़ी पत्ते की नहीं समझ आ रही, इतना कड़ी पत्ता। हाँ जी, कड़ी पत्ते से फ्लेवर आएगा इस बिरयानी का। इसका कोई और नाम भी होता है नहीं? 365 बिरयानी और पता नहीं क्या क्या, नहीं? हाँ जी होते तो हैं, लेकिन हमने बोनलेस चिकन के साथ बना रहे हैं तो ये देख लिया, अब इसका खातून ने एक पत्ता भी डाल दिया अंदर। ये मैं यही करती रहती हूँ, ये अजीब हरकतें करती हैं। ये ले जी, कड़ी पत्ता भी हमारा चला गया अंदर। अब आपके बेसिकली वो वेटिंग फॉर द चिकन। हाँ जी, चिकन हमारा सारा जब फ्राई हो जाएगा फिर हम डालेंगे। अच्छा, एक दफ़ा जब ये पूरा चिकन एक दफ़ा डीप फ्राई हो जाएगा, हाँ हम इसको सेपरेट करेंगे। हाँ जी, और उसके बाद ये भी हो जाएगा फिर हम डालेंगे इसमें। फिर हम डालेंगे, बिल्कुल सही। और अगर आप फूड कलर नहीं यूज़ करना चाहते तो देन व्हाट्स द ऑप्शन? तो ना डालें, देखिए इसमें इतना अच्छा कलर उसका भी, मसाले का भी आ गया है और चिकन का भी आ गया है, ना डालें आप। क्योंकि वो होता है ना कभी कभी फूड कलर से जो है ना वो हाँ जी, लोग घबराते हैं। क्योंकि एंड व्यूअर्स ये भी एक बात कहूँगी कि बिला वजह फूड कलर सिंथेटिक फ्लेवर चीज़ों में बेतुके ना ही डालें तो बेहतर है। ये देखिए, मैं तो जस्ट ज़रा सा डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे मसाले का भी कलर इतना ज़्यादा और मेरे चिकन का भी इतना ज़्यादा कलर है, तो मैं तो थोड़ा ही डालूंगी। चिकन हाँ डन हो गया, ये डन हो गया। हाँ जी, अब हम अपने नेक्स्ट लॉट की तरफ जाएंगे। अब आप देखेंगे व्यूअर्स कि हम ना इसको इसी में ना, मैं तो कहती हूँ कि हम टिश्यू हटा देते हैं वहाँ से ताकि टिश्यू पे ना चिपके जाके कोई भी चीज़, और हम बस सिंपल प्लेट के ऊपर ना इसको इस तरह करके निकाल लेते हैं। व्यूअर्स मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ ये वाला जो एक अब बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको मिलता है मार्केट में, ये यूज़ किया करें। इससे सारा ऑयल भी ड्रेन हो जाता है और सारा जो पेपर टॉवल और चीज़ें आपकी वेस्ट नहीं होती हैं। और इस तरह के बड़े भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, बड़ी क्वालिटीज़ के आपको मिलते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए अब थोड़ा बहुत तो ऑयल उसमें जाना ही है, क्यों आप इतना ज़्यादा टॉवल वेस्ट करें। ये देखिए हमने एक पोर्शन, अब चिकन की बेसिकली व्यूअर्स शक्ल ये होनी चाहिए। हाँ जी, दिस इज़ द लुक दैट वी वांट। एंड मैं अब अपना सेकंड पोर्शन भी चिकन का डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। मेरे ख्याल से अब हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर बाकी की इंस्ट्रक्शंस दे दें कि अब हम नेक्स्ट बस हमने ये चिकन डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद आधा चिकन निकाल लेंगे, चावल बॉईल करेंगे, चावल जो 90% डन हो जाएंगे, आधी चावलों की लेयर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर धनिया पुदीना, फिर चिकन की लेयर और टॉप लेयर जो है वो चावलों की होगी, और उस पर फ्राई प्याज, धनिया पुदीना, लेमन स्लाइसेस और थोड़ा सा आपने फूड कलर ऑरेंज और थोड़ा सा रेड डाल देना है। 10 मिनट के लिए दम देना और फिर उसको हल्का सा मिक्स करें और फिर सर्व कर दें। और फूड कलर ऑप्शनल है, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं हम तो फूड कलर की वजह से नहीं बिरयानी बनाते, तो तुसी ना पाओ फूड कलर। हाँ जी, वाइट बिरयानी भी तो बनती है, मतलब वो तो फूड कलर कोई शर्त तो नहीं है जी। या हम पुलाव खाते हैं क्योंकि उसमें कलर नहीं डलता, तो पुलाव में भी लोग जर्दे का रंग डालते हैं कभी कभी। चले जी, हमने अपनी ये जो है सारी की सारी चिकन इसमें डाल दी है फ्राई करने के लिए 2 पार्ट्स में। सेकंड पार्ट जो है जब तक फ्राई होगा, आपकी यहाँ पे मसाला भी देखें कितना खूबसूरत मज़े का मसाला तैयार हो गया, और इसको कुक करते रहे अभी हम। हाँ जी, कीप कुकिंग जी। बस इसका पानी ड्राई होगा तो हम ये डालेंगे, पानी ड्राई होगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। आप देखें ना चिकन भी गरम गरम अभी वो डन हो रही है, तो लिटरली नेक्स्ट सेगमेंट के एंड तक हमारा तय तू लग के सब कुछ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे डायबिटीज़ से। हमारे पास एक डायबिटोलॉजिस्ट है, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं, जो ना सिर्फ इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, आज स्पेसिफिकली हमने इनको बुलाया है अपनी स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ द फैक्ट दैट ही इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और उसके साथ साथ डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुर्तज़ा शफकत हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली ना हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करते हैं अबाउट डायबिटीज़, और डायबिटीज़ आपके एज ग्रुप मेरे एज ग्रुप की, यू नो हम 20s एंड उससे कम उम्र की डायबिटीज़ की बात ही नहीं करते। जी बिल्कुल। सो मेरा सवाल आपसे आज ये है कि बच्चों में डायबिटीज़ का क्या स्टेटस है पाकिस्तान में अभी? जी, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या हो रहा है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हिस्टोरिकली आप देखें कि बच्चों में जो शुगर होती थी ना, उसको नाम दिया जाता था टाइप 1 डायबिटीज़ का।
अच्छा, अब अमूमन किसी बच्चे को 12, 13, 14 साल की उम्र में जब शुगर डायग्नोज होती थी तो उसको डॉक्टर्स डायरेक्ट ही इंसुलिन पर डाल देते थे, और ये बात भी दुरुस्त है कि टाइप 1 डायबिटीज़ अर्ली एज में ज़्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत कॉमन आ रही है बच्चों में। मिसाल के तौर पे कल मैंने एक 12 साल का बच्चा देखा है, एंड ही वाज वेरी ओवरवेट और उसका शुगर लेवल नहीं कंट्रोल हो रहा था। तो जब हमने उसके इंसुलिन और सी पेप्टाइड किए तो हमें पता चला कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो बच्चों में टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है, और टाइप 2 की प्रेवलेंस बढ़ रही है। और टाइप 1 जो है, अगर हम उसको एक दफ़ा क्लियर कर लें, ये कोई हमारी अपनी किसी कोताही से होता है बच्चों को? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, ये ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो पैंक्रियाज है उसमें से इंसुलिन बन नहीं रही होती, लबलबे में इंसुलिन बनी, ठीक है। आप जो खाएं ना खाएं, आपकी इंसुलिन नहीं बननी, आपकी शुगर ज़्यादा होनी है, और उसका इलाज इंसुलिन ही है। दो कि जदीद मुल्कों में बहुत सारे इंसुलिन पंप्स आ गए हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, हाइब्रिड क्लोज लूप सिस्टम्स आ गए हैं, जिसमें आप छोटा सा डिवाइस अटैच कर देते हैं बच्चे के साथ और वो ऑटोमेटिकली काम करता है। बिल्कुल। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है जी। और टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जो कि पहले 30, 40 साल, 50 साल की उम्र में होती थी। 30-40 का कह रहे हैं आप? सोच, याद करें जब हम छोटे होते थे तो 60 साल की तो भी मामा की एज ग्रुप यानी कि 60 प्लस, मामा में मेरी होती थी। अम्मी 73 की जी, है, बिल्कुल। तो मतलब 60 प्लस में कहते थे कि हाय उन्हें डायबिटीज हो गई है। जी। अब तो मतलब अब तो 12 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ आ रही है। तो ये तशखीस करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में अगर डायबिटीज़ है तो वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, अब क्योंकि टाइप इलाज 1 बिल्कुल का तो different है। मेडिकल इलाज डॉक्टर ही आपको बताएगा, वो सारा कुछ करेगा, वो तो चले हम करते थे साइड पे, क्योंकि यहाँ पे हम उस पर बात ज़रूर करेंगे, ये ज़रूर कहेंगे कि भाई डरने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने बड़े कैजुअली आपको ये बता दिया कि डिवाइस लग जाती है, सब हो जाता है। जी। अब तो डायबिटीज़, जिस तरह दमा, ये मैनेज करनी बहुत आसान हो गई जी। हैं चीज़ें, ठीक है, ये तो हो गया जिससे सारी ज़िंदगी जीना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स जो हम खुद अपनी ज़ात के साथ करते हैं। अब डॉक्टर साहब, एक वो जिस तरह मेरे अपने बेटे के साथ ये हो चुका है, हमजा के साथ, उनको जब मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास लेके गई, उनके सारे टेस्ट डॉक्टर ने कहा कि करवाने हैं, जब वो यूनिवर्सिटी जाना था। हमजा इज़ ऑन द हैवियर साइड, तो एट एज 17.5 18 पे उसकी रिपोर्ट में वो प्री डायबिटिक का से भी, वो जो प्री डायबिटिक के बाद एक जो पॉइंट ऊपर होता है वो था। ठीक। हम इसी तरह एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गए, घबराते परेशान होते हुए। उन्होंने आगे से कहा कि चीज़ का वज़न कम करे, हमने उनके डायबिटिशियन वगैरह, फिर उन्होंने कुछ टीके रेकमेंड किए। जी। अच्छा, जो उन्होंने टीके कहे, मैंने तो कहा मैंने कहा मैं तो ये नहीं करूँगी, ये तो जी। टीके सारे सेलिब्रिटीज़ लगा रहे हैं, सब जी, लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि जुगन ये बने ही आप जैसे बच्चों के, आपके बच्चे की तरह के बच्चों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनसे अब बात इतनी अनकंट्रोल्ड हो गई कि उनसे संभाला नहीं जा जी, रहा। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। जिस्म को एक सिपाही चाहिए जो हेल्प करे। और ये बात यहाँ मेंशन करनी ज़रूरी है कि जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं ना, ये प्राइमरीली डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे और ये आपकी क्रेविंग्स को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वेट लॉस तो इसका एक एडेड बेनिफिट है, लेकिन अगर इसको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट डॉक्टर लगाएंगे तो जाहिर है फिर उसका जो उस तरह इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैं जब अपने बच्चे के लिए परेशान, ऑब्वियसली फिर मैं, हमारी जो मदर्स का ग्रुप होता है, ग्रुप में डाला, तो आगे से एक माँ मुझे क्या कहती है मेरे तो पूरी फैमिली में ये वेट का प्रॉब्लम था, मैंने अपने 10 साल के बेटे, 14 साल के बेटे और खुद भी हमने टीके लगाने शुरू कर दिए। मैंने कहा आपका डॉक्टर कौन है? कहती है मैंने अपना जाके करवाया था, उसने मेरा कर दिया, मैं वही नुस्खा दोनों बच्चों पे अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, नहीं उसमें ये है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए, मेरे हाथ में फोन था, मुझे अभी भी याद है, मेरा हाथ कांपना शुरू हो गया। मैंने फिर उनका नंबर उनको कॉल की, मैं डायरेक्टली खातून को नहीं जानती थी। मैंने कहा प्लीज ऐसे नहीं करें, आपके बच्चे का सिस्टम, अब आप ही बता दें इसके नुकसान क्या है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड मॉनिटरिंग। उसमें ये है कि पहले तो आप अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, वो आपको असेस करेगा, क्योंकि इसमें हम कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट भी करते हैं वेट लॉस इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करने से पहले। दूसरी बात ये याद रखें कि ये प्राइमरीली डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसके साथ वज़न कम होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये जो इंजेक्शंस हैं ना, इनके इस्तेमाल बहुत और बीमारियों में भी बढ़ रहा है। मिसाल के तौर में हम हार्ट की बीमारी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किडनी की बीमारी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लिवर की बीमारी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब लेने में क्या प्रॉब्लम है? जैसे उस खातून ने अगर अपने बच्चों को चेक कराए बगैर ही देने शुरू कर दिए ये टीके,
तो फिर इतनी बड़ी बात क्या है? हम लेने फिर यहाँ में- पे बैठ के क्यों जी। मैं पिछले क्योंकि 5 साल से ये तमाशा बहुत जी, वो हुआ जी। है, और 5 साल से मैं यहाँ पे बैठ के एक ही बात कह रही हूँ कि प्लीज गाइज, आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाके फार्मेसी से चले झूठा नुस्खा बना के भी दे के ले आते हैं, माहिर नफ्सियात का नुस्खा बना के ले जाते हैं, फार्मेसी वाले दे देते हैं, वो लगा जी लेते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसका नुकसान ये है कि इसमें कई किस्म के इंजेक्शंस हैं, हर एज में हर इंजेक्शन नहीं यूज़ हो सकता, नंबर 1। दूसरी बात ये कि हर कंडीशन में हर इंजेक्शन नहीं यूज़ हो सकता। तो ये कोई सिंगल इंजेक्शन नहीं है कि पूरी दुनिया में एक ही इंजेक्शन है, मैंने वो लगाना है। तो जब तक कोई आप ट्राइजेपेटाइड है, जी। कोई कुछ और है, मतलब व्यूअर्स इतने नाम की अब वो आ गई हैं और डिफरेंट सॉल्ट्स की आ गई हैं। जी वही मैं फरमा रहा हूँ। एक फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें वो सिर्फ जो डायबिटीज, अब एक और आ गई सेकंड उसकी। जनरेशन आ गई है, और थर्ड तीसरी जनरेशन भी आ ऑन द गई वे है, ओरल टैबलेट्स ऑन द वे हैं, ओरल टैबलेट्स भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ये एक मस्तनद इलाज है, लेकिन आपका स्पेशलिस्ट ही ये तयन करेगा। अभी मैं कुछ अर्सा पहले लोग एक और स्पेशलिस्ट पे इसलिए नहीं जाते ना कि डॉक्टर ने कहना नहीं, खुद ही वजन कम करो। नहीं, अब वो चीज़ नहीं, क्योंकि वज़न जो है ना एक बीमारी है। एक बात याद रखें, वज़न आपका पर्सनल फेलियर नहीं है। वज़न सिर्फ ये नहीं है कि मैं हिलता ज़्यादा नहीं हूँ, खाता ज़्यादा नहीं हूँ। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हार्मोनल सिस्टम इन द बॉडी। तो आप अपने आप को इसका जो है ना मुर्दे इल्ज़ाम ना ठहराएं। इसका इलाज मौजूद है, ये बीमारी है, और जिस तरह बाकी बीमारियों का इलाज आप देखें कि जिसको जैसे हम मोटापा कहते हैं, अंग्रेजी में इसका टर्म है व्यूअर्स ओबेसिटी। और ओबेसिटी में जब आप देखें, एक होता है नॉर्मल, फिर एक होता है हैवी, फिर होता है ओवरवेट, फिर ओवरवेट के obese बाद के- आता है ओबीस, और जी। फिर आ जाता है मॉर्बिडली ओबीस। जी, ओबीस की भी 3 कैटेगरीज हैं। ओबीस की भी, हाँ, मॉर्बिडली ओबीस वर्स्ट जी, कैटेगरी 1, 2 2 and 3, 3। हाँ। और स्पेसिफिकली फीमेल्स में आप देखें बहुत सारी खवातीन हमारे पास आती हैं पीसीओएस के साथ, इनफर्टिलिटी के साथ। अब देखिए वो बेचारी, और अब मेरी एक जानने वाली है बच्ची, उसका यूट्रस रिमूव होना पड़ा एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। उसको बहुत से मसाइल थे, उसको इसी इंजेक्शन पे डाला गया सेकंड जनरेशन पे, हाँ, क्योंकि मैं- इवन यूट्रस रिमूव करने के बाद उसका मैं मसला आपको नहीं यही खत्म हो बता रहा रहा हूँ ना कि पीसीओएस में हम यूज़ कर रहे हैं, एंड वी हैव सीन ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। यानी जिनके बच्चे नहीं होते थे, माशाल्लाह, ये इनफर्टिलिटी में हेल्प करता है। तो इसका राइट यूज़ होना चाहिए, और इसको मिसकंसेप्शन नहीं हमें ट्रीट करना चाहिए। ये बड़ा क्योंकि मैंने ज़रूरी है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इसीलिए फ़ौरन बात इंजेक्शंस की, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर साहब, आजकल किसी का अब सबको पता चल गया कि HbA1c के टेस्ट कराने हैं। जी। अच्छा जी, खुद ही जाके करा लिए, हाय मैं तो डायबिटीज़ हो गई है, अच्छा जी मैं टीके लाना शुरू कर देनी है। मतलब थोड़ा सा हाथ होला, जिस तरह आपको याद है एक ज़माने में एक दवाई होती थी, वो लोग जी। कहते थे इससे वज़न कम हो जाएगा, तो वो लेना शुरू कर जी, जी, देते थे। जी। थायराइड की दवाई लोगों ने लेनी शुरू थायराइड कर की दी। शुरू कर देते हैं वज़न के लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर आपकी वसातत से बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रीटमेंट है, ये स्पेशलिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर और असेसमेंट के बगैर बिल्कुल ना लें, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क्स भी हैं इसके साथ। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा ब्लाइंडनेस की लोग बात कर रहे थे। देखिए, एक सॉल्ट है सीमाग्लूटाइड, जिसके साथ एक कंडीशन लिंक्ड है जिसे आप कहते हैं नॉन आर्टरिएटिक इंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये इसका एक लिंक है, लेकिन ये होता है सडन विजन लॉस। अच्छा, ठीक है, तो अगर आप इस इंजेक्शन पे हैं तो 3-4 चीज़ें हम पेशेंट्स को बता देते हैं। नंबर 1 कि अगर आपके पेट में सडन दर्द होती है तो आप ज़रूर डॉक्टर से रजू करें और अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। दूसरी बात ये, खुदा न खास्ता सडन विजन लॉस होता है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसी तरह तीसरी चीज़ है कि अगर आपको कोई थायराइड का खुदा न खास्ता हिस्ट्री है कैंसर की, तो एक ख़ास किस्म का कैंसर है जिसमें इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसका नाम है मिडलरी थायराइड कैंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपका स्पेशलिस्ट ही डिसाइड करेगा कि कैसे करना है। थैंक यू। अब आ जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज की तरफ। जी। देखिए, एक तो बात कर ली जो उसकी तरफ हर बंदा भागता है, लेकिन जी। एक पूरी दुनिया, एक पूरी आवाम है जो बहुत घबराती है, जी जी, वो तो कोई गोली भी नहीं लेने के लिए तैयार बिल्कुल। होते। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में अब हमें देखिए, बताएं। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर किसी को डायग्नोज हुई है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप अपना 15 से 20% वज़न कम कर लें, आपकी डायबिटीज़ रिमिशन में चली जाएगी। अब वो 15 से 20% वज़न डाइट से, लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट, तीनों चीज़ें उसमें शामिल उन हैं। लोगों को फिर आप क्या कहेंगे जो कहते हैं मैं तो पानी भी पीनी है तो मैंने लग जाता है, और एक्चुअली डॉक्टर साहब वो सही कहते हैं। मैं आपको ये कहने लगी थी, देयर आर सम पीपल, यस, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। दे आर राइट।
तो फिर आप मुझे जिस तरह एक मैकेनिक गाड़ी को ठीक नहीं करता, मुझे जड़ से बताएं मसला कैसे हल करें मसला डॉक्टर। जो है ना, अगर अल्लाह ना करे तौबा इस्तगफार, आपको टाइप 2 डायबिटीज होती, आप अल्लाह ना करे तौबा, मेरे मुंह में खाका, आपके बच्चे को होती, अब आप डॉक्टर साहब उसको किस तरह ठीक करते हैं? देखें, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, मैं पेशेंट को सेस करूंगा, उसका BMI देखूंगा। अगर वो ओबेसिटी या ओवरवेट में आ रहा है तो वी हैव टू रिड्यूस 15 to 20% वेट। अब वो ट्रेडिशनल दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल होती। आपको पता है शुगर होती थी, एक गोली होती थी सुबह शाम, अब हम इस तरह नहीं करते। हम उसका वेट लॉस करवाते हैं, और वेट लॉस के डिफरेंट तरीके हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और भी लाइफस्टाइल और वो चीज़ें हैं। और आप यकीन करें बड़ा सक्सेस रेट है माशाल्लाह। 50 से 60% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ रिमिशन में चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी ने मुझे ये बताया कि स्टमक बैंडिंग एंड पेट को वो जो कटवा देते वो स्टमक गैस्ट्रिक बाईपास वगैरह भी डायबिटीज टाइप 2 को के इलाज के लिए कुछ केसेस में यूज होता है? जी बिल्कुल होता है। ब्रियाटिक सर्जरी एक काट ही दो अंदर से। नहीं, अब उसको भी हम गलत इंटरप्रेट करते हैं ना। ब्रियाटिक सर्जरी एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, चंद लोगों के लिए है, हर बंदे के लिए नहीं है। तो ये नहीं है कि हर और किसी प्लास्टिक सर्जन या दुकान खुले हुए बंदे के पास जाके नहीं करवाना। एक जमाने में गैस्ट्रिक बलूनिंग शुरू हो गई थी, लोगों ने अपने एस्थेटिक क्लिनिक्स में गुब्बारे मुंह में मतलब वो डाले, पार्लर्स में डालते हैं अभी। आई नो, मेरे पास उस दिन एक पेशेंट आई, वो पार्लर में गैस्ट्रिक बलून डलवा के आई। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रियाटिक सर्जरी एक सब स्पेशलिटी है, ब्रियाटिक सर्जन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सेस करते हैं। और यूजली हम जिनका BMI 40 से अबव होता है ना, उनको ब्रियाटिक सर्जरी में रेफर करते हैं। तो ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, और अगेन इसकी भी असेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो एक तो सर्जरी की भी बात हो गई, टीकों की भी हो गई। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जब बात करते हैं तो डॉक्टर साहब बच्चे की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करें? देखिए बड़ों को तो हम गाइड कर लेते हैं, बट व्हेन यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे आपने कहा कल आपके पास 12 साल का बच्चा है, बिल्कुल, आपने उसके पेरेंट्स को और उसको क्या गाइडेंस दी? पहले तो मैंने उसकी माँ को समझाया, बिकॉज मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। और उसमें बात यह है कि जो लाइफस्टाइल है वो तो फाउंडेशन है ना जी ट्रीटमेंट की आपकी, चाहे आप वेट लॉस इंजेक्शंस पे हैं या सर्जरी में हैं। तो उसके लिए हमने एक ना एजुकेटर रखे हुए हैं, डायबिटीज़ एजुकेटर होते हैं वो, स्पेशली बच्चों के लिए और इवन बड़ों के लिए भी हैं। व्हेन द पेशेंट हैव अ कंसल्टेशन, जब वो आपके कंसल्टेंट के साथ मिलता है तो उसके बाद वो डायबिटीज़ एजुकेटर के पास जाता है। डायबिटीज़ एजुकेटर में हमारा एक पूरा परफॉर्मा है जिसको हम उसको बिठा के समझाते हैं कि आपने हफ्ते में कितने मिनट एक्टिविटी करनी है, खुराक में क्या तब्दीलियाँ करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और आप यकीन करें कि जब आप किसी को समझा देते हैं ना तो 70% लोग उस पर अमल करते हैं। एक्चुअली दे अंडरस्टैंड कि यार अगर मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाऊंगा, ये जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, फिर प्रोसेस्ड फूड होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा समझाएं हमारे व्यूअर्स को, प्रोसेस्ड फूड इतना यूज़ होता है कि लोगों को आधे साधों को पता ही नहीं होता। जी बिल्कुल। आपकी नज़र में प्रोसेस्ड फूड क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है कि बेकरी आइटम भी अगर ले आओ, वो तो बेकरी में बने हैं ना, वो तो ठीक है। देखिए समोसे तो वहाँ पे बनते हैं ना, मतलब वो समोसे वाला बनाता है तो वो कोई प्रोसेस तो नहीं है ना, वो किसी फैक्ट्री से तो नहीं। तो थोड़ा ये समझा दे कि प्रोसेस से डॉक्टर का मतलब क्या होता है? प्रोसेस फूड अमूमन वो फूड होती है जो कि एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है। अब उसमें क्या होता है कि जो कैलोरीज होती हैं, जो कार्ब्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि प्रोसेस फूड को अवॉइड करें, ऐसी फूड खाएं जो सिंपल ऑयल में, या जिस तरह ऑलिव ऑयल वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं या सनफ्लावर यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ हो, हैवी ऑयल में यूज़ ना हो। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह जो बेकरी की अशिया हैं, वो जाहिर है उसमें हाई कार्ब फूड होती है, उससे शुगर बहुत स्पाइक करती है। लेकिन भैया आप ये देखें ना, आजकल तो मुझे एक बात बताएं, ये चाय का जो टाइम एक कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है हमारे माँ बाप के ज़माने से चलता आ रहा है, लेकिन ये क्यों स्टार्ट हुआ कि एक टी टाइम होता है और उस चाय पे भी एक मुकम्मल मील खाई जाती है। मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे ने समोसा और उसकी लाल चटनी और वो चने डाले, और कुछ घर ऐसे हैं, आप अंदरून वगैरह में बहुत सी जगहों पे देखें जहाँ पे चाय के वक्त समोसे, जलेबियां, पकौड़े बाकायदा चाय पे खाई जाती हैं। बिल्कुल तैयार होते हैं, और वो एक ऐसा फेस्टिवल भी होता है, सारे बैठते हैं और उसको ये एंजॉय करते हैं। 6 बजे के दौरान हुआ, बिल्कुल, और फिर 10 बजे रात को पराठे, मतलब नान ते रोटियां ते वाला सालन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये है कि देखें, अगेन हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की बात करते हैं, तो ये चीज़ें अब बहुत ज़रूरी हैं कि हमें अपना फूड कितनी दफ़ा खाना है दिन में, किस टाइम खाना है, क्वालिटी ऑफ फूड, चॉइस ऑफ फूड।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी है मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए। क्योंकि पता है लोग इसी से नहीं निकल पा रहे ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं फार्मी निकल मुर्गी पा रहे। खानी है कि देसी मुर्गी खानी है, देसी अंडे लें या नॉन देसी अंडे लें। व्यूअर्स इस वक्त मसला इससे बहुत बड़ा हो चुका है, जी इस चीज़ से आप बाहर निकलें आप। क्योंकि आपको पता है अभी तक यही कंट्रोवर्सी, अभी भी लोग कहते हैं कि यू नो फलां प्लेस वो सेलिंग एग्स, बट वो मुझे लग रहा है उस पर सिर्फ रंग चढ़ा हुआ था। जी, बिल्कुल। हम इस वक्त जो नमक भी ले रहे हैं उसको देख के खरीदना देख चाहिए। के खरीदना चाहिए। और पर्टिकुलरली जो फास्ट फूड छोटे छोटे आपने देखे हैं जगह जगह चीज़ें खुली, वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या है, क्या वो डालते हैं, वो भी डेंजरस है काफ़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। जी देखिए, साइंस ये कहती है कि अगर आप 250 मिनट पर वीक कर लेते हैं ना वॉक, और 3 से 4 वेट ट्रेनिंग सेशन कर लेते हैं, तो एक्चुअली आप अपनी डायबिटीज़ को रिमिशन में कर सकते हैं और वेट को मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉक में फ़र्क है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है कि आपने वज़न उठाना है, आपने मसल को डेवलप करना है, और मैं आपको बताऊं कि असल गेम है ही मसल की। डॉक्टर साहब, आपके सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जिसने अपनी कमर की राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों सैक्रल को दोनों जॉइंट्स फ्रैक्चर कर लिए, टेल बोन जे हो गई। ये हमारे व्यूअर्स भी गवाह हैं इस चीज़ के कि मेरे से चला नहीं जाता था, मैं प्रोग्राम किस तकलीफ में होस्ट करती थी, एपिड्यूरल इंजेक्शंस दिए, सब कुछ किया। जी बिल्कुल। एंड में डॉक्टर साहब ने क्या बात कही मुझे, डॉक्टर आसिफ बशीर ने, गॉड ब्लेस हिम, ही सेड जुगन हिम्मत करके एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ बहुत है। ही सेड गिव मी 10 days ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, मैं आपको बता दूंगा आपने क्या क्या करना है। डॉक्टर साहब, मैं सर्जरी की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, नहीं पड़ेगी। आपके सामने चल फिर हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज मुझे सर्जरी से वापस ले गई सर्जरी डॉक्टर से साहब। वापस लेके आएगी, मसल डेवलप कर लेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि मसल मास बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली फैट बहुत ज़्यादा है। एक्सरसाइज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप देखें तो इसलिए जो एक्सरसाइज है उसका कोई नेमो बदल नहीं है। एक्सरसाइज का कोई नेमोल बदल नहीं है। व्यूअर्स, एंड में डॉक्टर साहब से ऑफ कोर्स हम उनका टेक होम मैसेज जो है वो ज़रूर लेना चाहेंगे कि आज की अगर नशिस्त से हम कुछ चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब 2 मैसेजेस। पहले तो उन माओं को मैसेज दें जिनके बच्चे अभी ओवरवेट हैं, ओबीस की तरफ नहीं गए, और ये वो माएँ हैं जिनके दिमाग में ज़रूर बैठता है कि यार मेरा बच्चा, आपको पता जब मुझे पहली दफ़ा डॉक्टर ने बताया कि मेरा बेटा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है तो मुझे यकीन ही नहीं आया। खुदा की कसम डॉक्टर साहब, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं सख्ते में थी। मैंने कहा हेल्दी सा है, उन्होंने कहा मैम आपको नहीं नज़र आ रहा, ऐसे ही आपको नहीं नजर आ रहा। तो उन माओं के लिए जो सुनती रहती हैं कि बच्चा आपका ज़रा हेल्दी हो गया, वो देखिए अव्वल तो व्यूअर्स बिल्कुल भी किसी को फैट शेम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम पॉसिबली हो सकता है तो वहाँ पे गाइडेंस देनी ज़रूरी है। तो जिनके बच्चे अभी उस तरफ जा रहे हैं लेकिन पहुँचे नहीं हैं, पहले तो प्रिवेंशन की गाइडेंस दे दें, उसके बाद क्योर का। देखिए, सबसे अहम 2 मैसेज हैं। एक तो मैसेज ये है कि आप अपने बच्चों का रेगुलर वेट करें। कई घरों में तो वज़न ही नहीं किया जाता, आपको पता है, मशीन ही नहीं होती वज़न की, तो वज़न की मशीन रखें। और अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा वज़न उसका तेज़ी से बढ़ रहा है तो फिर उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, उसको बढ़ रहा है या गिर रहा है, दोनों या गिर रहा है, एग्जैक्टली वज़न गिरना भी उतना ही खतरनाक है जितना वज़न बढ़ना है। तो एक तो उसको प्रॉपर उसका लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्टिविटी करें, और फिर अगर आप फिर भी समझते हैं कि फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा तो उसको प्रॉपर स्पेशलिस्ट की असेसमेंट कराएं। हो सकता है कोई ऐसी हार्मोनल इशू हो बच्चे के साथ जिसकी वजह से उसका वज़न बढ़ रहा है, स्पेशली फीमेल्स में। अंडर एक्टिव थायराइड, ओवर एक्टिव थायराइड, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थायराइड का है, कॉर्टिसोल का है इशू, फिर बच्चियों में हार्मोनल इंटरप्ले होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरा, लाइफ और जो आपकी डाइट है और लाइफस्टाइल है, इसको ना भूलें बिल्कुल। ये आप कोई गोली, कोई टीका, कोई सर्जरी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, ये आपको ज़हन में होना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बार बार एक ही बात कही कि लाइफस्टाइल को चेंज करना है, डाइटिंग की बात नहीं की, खुराक को बदलने, डाइट को बदला। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक वो केले वाली डाइट कर लें, केले और दूध वाली, कि मतलब 4 गिलास दूध पी लिए और 1 लीटर दूध पी लिया और 8 केले खा लिए। मतलब आप ये देखें ना व्यूअर्स, किसी भी फूड ग्रुप को निकाले बगैर, लेकिन फूड ग्रुप में सफ़ेद चीनी नहीं आती, सफ़ेद चीनी किसी भी फूड ग्रुप में नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल कार्ब्स को भी रिस्ट्रिक्ट ना कर दिया करें। कई लोग कहते हैं जी हम तो बिल्कुल आपकी एनर्जी खत्म कर देते हैं। आटे के बने हुए रोटी का इस्तेमाल करें। अगर आपने ग्रेन्स इस्तेमाल करने हैं तो दालें वगैरह, अगर आप दाल वगैरह खा रहे हैं उसके साथ आपको रोटी डालने की जरूरत नहीं है। फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं। हम बिल्कुल भी कार्ब से डॉक्टर साहब यहाँ मना नहीं करते, फाइबर ही सारा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाता है। दूसरा इसमें एक अहम कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि प्री लोड का भी कॉन्सेप्ट है। जब आप खाना खाते हैं ना मेन मील,
तो पहले कोशिश करें सैलेड लें, 15-20 मिनट वेट करें, फिर प्रोटीन लें, कार्ब सबसे एंड में लें, बिल्कुल। तो उससे आपकी जो ग्लूकोज है वो स्पाइक नहीं करेगी। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अब डाइट का जो है ना वो चेंज करें अपना। एंड डॉक्टर साहब यही तो फ़र्क है एक ऐसे बंदे में जो 3 मील्स दिन में खाता है, उसका वजन टस से मस नहीं होता। जी बिल्कुल। एक बंदा है कभी वो 2 मील खा रहा है, कभी वो कुछ भी नहीं खा रहा, जी बिल्कुल। भूखा मारा है और उसका बढ़ता चला जा रहा जी है। बिल्कुल। उसने अपना फॉर्मूला समझ लिया कि उसके जिस्म के साथ क्या चीज़ वर्क करती है और किस किस्म की खुराक वर्क करती है, बिल्कुल। उसको अभी तक समझ उसको समझ नहीं आई। तो किस तरह खाना है, क्वालिटी क्या होनी है, टाइमिंग क्या होनी है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं क्वालिटी ऑफ फूड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Thank you very एब्सोल्यूट much. प्लेजर मीटिंग यू एंड Thank you गेटिंग जी। टू नो यू Thank you जी। एंड आपने जो ये नॉलेज का खजाना इतने आसान अल्फाज में, असल में लोग इतनी टेक्निकल बातें डॉक्टर साहब जी। कर जाते हैं, लोगों को नहीं समझ आती। नहीं समझ आती। देखिए टेक्निकल काम तो आपने ही करना है जब हम नहीं मैंने आपके करना। पास आना है। बिल्कुल ऐसे मैंने ही। सिर्फ इनको ये समझाना है कि डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, हाँ, बिल्कुल। अगर ये प्रॉब्लम है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, डायबिटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, वो जी। आपको बता देगा किधर क्या जाना है। करना, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच Thank you डॉक्टर जी। मोहम्मद मुर्तज़ा शफकत साहब, इट Thank वाज you एन जी। एब्सोल्यूट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स ब्रेक के बाद वापस आइए। चलिए। الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह जिब्रीलु अता लैलता सरा वरब्बुद्दा फी हज़रतिही जिब्रील अमी पैगाम खुदा लेकर आए थे शबे असरा अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया कुर्बत का शरफ उनको बख्शा अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह कंजुल करमी मौलन ने अमी हादिल उम्मी लिशरीअतिही नेमत का खजीना है मौला गंजीनाए रहमत है आका हादी है तमामी उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह
साती शजरू नतकल हजरू शकल कमरू बिशारती उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुआ है तो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्दुल शकूर शिराज़ी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखने वाले, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सना ख्वां, और माशाल्लाह अब तो उनके बेटे भी इस काम की तरफ आ गए हैं। माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो भैया। हमें ज्वाइन किया है उस्तादों के उस्ताद, एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, जब भी आते हैं बहुत मोहब्बत प्यार और खुलूस से हम सब के साथ पेश तो आते ही हैं, लेकिन अपनी गाइडेंस से हमारे प्रोग्राम को 4,000 चांद लगा के जाते हैं हर बार। सैयद हसन रज़ा हमदानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन भाई, हमने 2 दिन पहले जो है डिस्कशन की अबाउट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। आज हम बात करना चाहेंगे हिजरत मदीना पे, उसके पीछे क्या असबाब बने और फिर वहाँ पे क्या मामलात हुए, और वहाँ पे भी कुछ ऐसे बड़े इम्पॉर्टेंट मामलात हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक आपने खुतबा दिया था हिज्जतुल अलविदा, उस पर भी ज़रूर मैं चाहूँगी कि हम बात करें, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद रीज़न क्या था मदीना की हिजरत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मासूमीन। नबी अकरम की ज़ात इतनी बुलंद है कि व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, और इस तरह मा यंतबा इल्ला मा युहा इलैया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद खुदा ने कहा, मेरा हबीब इनसे कहो कि मैं तो वही करता हूँ जो मुझ पर वही आती है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल व फ़ेल जो है वो वही के मिसदाक, वही के मुताबिक है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का की तरफ से उठने वाले मज़ालिम और सऊबतें बर्दाश्त की, और तहद्दे के हुक्म तौहीद आ गया कि मेरा मोहम्मद अब ये शहर छोड़ दो। और वो मदीना जहाँ पहले इस्लाम की दाग बेल डाली जा चुकी थी, और वो अहले मदीना के जो यहूद से इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए थे, और 2-3 दफ़ा आकर मक्का मुकरमा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे, और वहाँ इस्लाम का बीज जो बोया जा चुका था और दरख्त जो है वो अपनी कौंपलें निकाल रहा था। अब जब हुक्म खुदा आ गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वाले, अपने कलमा गो असहाब को जो है वो हज़रत उम्मे हानी दुख्तर अबू तालिब के घर में जमा किया। तो वहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि मैं आज शब जा रहा हूँ, अय्युकुम युबीतु अला फ़िराशी। फिर वहाँ पे ज़िम्मेदारी अली इब्न अबी तालिब के ज़िम्मे लगाई कि आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं, और फिर अमानतें उनके सुपुर्द की। और फिर रात की तारीकी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, और रास्ते में हज़रत अबू बकर भी उनके हमरा हो गए, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर में जाकर वहाँ पे पनाह ली, जो वहाँ से काफ़ी मुसाफत के फासले पे मौजूद है, और जो आज भी वहाँ के रास्ते जो हैं इंतहाई दुश्वार गुजार है। नबी अकरम उनसे गुजर के वहाँ पहुँचे, तो फिर खुदा ने वहाँ पे अपनी करम का इजहार किया, और नबी अकरम के वजूद के दिफा के लिए परवरदिगार आलम ने एक ख़ास एहतमाम के ज़रिए कि उसी के दहाने पर एक दरख्त उगाया, दरख्त पे जो है वो फाख्ता ने घोंसला बनाया, अंडे उसी लम्हे दिए, और मकड़ी ने उसी लम्हे जाला बुन दिया, और फिर कुफार मक्का वहाँ से वापस चले गए कि जब वहाँ के निशाने पा ढूंढते हुए हज़रत अबू बकर चूँकि हमरा थे तो उनके निशाने पा, चूँकि नबी अकरम की ज़ात के परवरदिगार ने ये मोइज़ा अता किया था कि ला यकुनु लहा ज़िल्लुन, नबी अकरम का साया भी नहीं था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो बुलंद ज़ात थी कि अगर वो खाक पे पाँव रखते थे निशान नहीं बनता था, पानी में पाँव रखते थे तो पाँव गीला नहीं होता था अपने इरादे से, चूँकि हर चीज़ को अल्लाह ने उनकी तरफ वमा
अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, बिल्कुल। हर चीज़ के लिए वो रहमत बन के आए थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मौजूद जितनी मानते थे अली इब्न अबी तालिब, चूँकि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो नहीं पढ़ते थे मगर उनको सादिक और अमीन मानते थे, 100%। और वो मुशरिक भी अपनी मानते उनके पास रखते थे। और फिर अगले दिन अली इब्न अबी तालिब ने अमानतें उनको वापस लौटाई और फिर वो रसूल के पीछे हो लिए, क्योंकि रसूल ने खबर दी थी कि मैं कबा के मकाम पे आपका इंतज़ार करूँगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गारे सौर में क़याम पज़ीर हुए, फिर वहाँ से सफ़र किया और कबा की तरफ बढ़े। मक्का मुकरमा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल अपनी बेसत के ऐलान से लेकर हिजरत तक तकरीबन 13 साल मुसलसल नबी अकरम ने चाहा कि मेरा कबीला है, मेरा ख़ानदान है, ख़ानदानी कुरैश है, तो ये इस्लाम की तरफ लौट आए, अपने हकीकी दीन की तरफ जो आबा व अजदाद का दीन है, दीन इब्राहिमी है, दीन इस्माईल अलैहिस्सलाम है, उस दीन की तरफ पलट आए। मगर ज़रा उनके दिलों पे कुछ के ताले पड़े थे, कुछ मोहरें लगी थी और कुछ सिर्फ अपने झूठे खुदाओं और झूठी अना की वजह से, हालांकि नबी अकरम को सादिक व अमीन मानते थे। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ से मदीना की तरफ हिजरत की और कबा के मकाम पे पहुँचे और पीछे से फ़ातिमा को लेकर, यानी फ़ातिमा बिनते असद, फ़ातिमा बिनते हमज़ा और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि को लेकर हज़रत अली पहुँचे, तो वहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ फरमाई, अदा फरमाई और फिर वहाँ पे मस्जिद की बुनियाद रखी और मस्जिद कायम की। और उसके बाद नबी अकरम ने 3 दिन वहाँ क़याम किया और फिर उसके बाद जब मदीने की तरफ बढ़े तो फिर मदीने की छोटे छोटे बच्चे मस्तूरात नबी अकरम के इस्तकबाल के लिए बड़ी, और फिर वो ताला अल बद्रु अलैना और फिर वो नातें पढ़ी गईं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हुआ, भरपूर अंदाज में इस्तकबाल हुआ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये बड़ा अजीब मंजर था देखने को जो आया कि जिसको मुस्तशरिकीन ने, मुस्लिमीन के अलावा मुस्तशरिकीन ने भी इसको लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख्वाहिश, हर साहबी जो इस्लाम का कलमा पढ़ चुके थे उन्होंने ख्वाहिश की कि आप हमारे मेहमान बनिए। उन्हीं में बड़े बड़े उमरा भी थे कि जो साहिब सरवत थे या सरदारान कबीले खज़रज थे और इसी तरह दूसरे कबीले के सरदार थे, उन्होंने ख्वाहिश की कि आप हमारे मेहमान बनिए। तो नबी अकरम जिस नाका पे सवार थे फरमाया इन्ना ममूरतुम मिन अल्लाह ताला, कि ये जो मेरी कस्बा नाका है ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, जहाँ ये बैठेगी मोहम्मद वहीं कायम करेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की नाका जो है वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़वानुल्लाह अलैह के दरवाज़े में क़याम करती है और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को ये सादत मिलती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ क़याम फरमाते हैं। और फिर बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पहुँचने के बाद मुसलमानों ने भी जो दूर दराज इलाकों में रहायश पजीर थे, करिया बस्तियों में चले गए थे मक्का को छोड़ के, यहाँ नबी अकरम से पहले वो मदीना में पहुँच चुके थे, यहाँ हबशा की तरफ जो थे वो तो हबशा मौजूद थे, वहाँ से भी कुछ हिजरत करके मदीने चले आए थे। तो इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो हमारे मुसलमान मेहमान महाजरीन आए हैं उनकी अंसार जो है वो खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर कितनी देर करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक एक ऐसी मिसाल कायम की कि जिसने हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के इतने करीब कर दिया कि वो कौल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि मोमिन अखुल मोमिन अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मोमिन मोमिन का भाई है। तो नबी अकरम ने वहाँ पे फिर मुआख़ात कायम की और हर एक महाजर को एक अंसार का भाई बनाते चले गए। और आखिर में ये हुआ कि 2 महाजर रह गए जिनको किसी का भाई नहीं बनाया, एक महाजर खुद रसूल खुदा थे और एक अली इब्न अबी तालिब थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को फरमाया अली तू दुनिया व आखिरत में मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वहाँ पे हुस्न सलूक देखिए कि अगर किसी एक अंसार को अपना भाई बना लेते तो यकीनन बाकी अंसार जो है वो कहते कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेला कर दिया। और वैसे भी नबी अकरम का मकाम जो है वो हर चीज़ से बुलंद है, चूँकि हर मुसलमान जो भी कलमा गो है वो नबी अकरम का अब्द है, ग़ुलाम है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कायम करने के बाद फिर अगली मरहला ये आई कि जो अंसार ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी, उन्होंने जिसके पास 2 कमरे थे उसने 1 कमरा अपने भाई को दे दिया, जिसके पास ज़मीन थी उसने आधी ज़मीन भाई को दे दी, यानी जिस तरह के भाइयों में तकसीम होती है उसने अपने अमवाल को तकसीम कर लिया, अपनी जायदादों को तकसीम कर लिया। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला जो काम किया मदीना में पहुँचते ही वो अमन मदीना के लिए था, कि जिसके लिए ख़ुद कुरान ने पहले भी दावत दी थी, कुल तालो आओ हम उस एक जुम्मे कलमे पे इकट्ठे हो जाते हैं जो खुदा और हमारे दरमियान इकट्ठा है। नबी अकरम ने यहूदियों के साथ भी फिर मिसाक बांधा। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। मदीना में बहुत से ऐसे खूबसूरत वाक़यात रूनुमा हुए, ऐसे मामलात हुए, जैसे कि भैया ने अभी बताया कि रहती दुनिया तक महाजरों का और अंसारों का जो एक एग्ज़ाम्पल सेट किया गया वो आज भी एज एन एग्ज़ाम्पल दिया जाता है। उसी तरह जिस तरह फ़तह मक्का का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि ऐसे ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया गया, माफ़ी का आम ऐलान कर दिया। या ये कहाँ होता है व्यूअर्स, ना इससे पहले कभी हमने ऐसी बात सुनी थी और ना उसके बाद हमने कभी कैसे कोई ऐसा मामला सुना।
तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को भी कंटिन्यू करेंगे और किचन में भी जल्दी से नज़र डालेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं, हमारे साथ शेफ़ नूर हैं। जी शेफ़ नूर। किचन में हमारी बोनलेस चिकन बिरयानी, मिंट रायता और सैलड बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो व्यूअर्स, आज हमने अपना टॉपिक रखा हिजरत मदीना, और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई ने। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का भी रेगुलर हिस्सा रहते हैं, हमें कंटेंट में भी बहुत गाइड करते हैं, ख़ुद भी एक होस्ट हैं, डॉक्टर अली वक़ार कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली भाई, आज क्योंकि हम हिजरत मदीना की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि अंसार और महाजरीन तक हमारी बात पहुँच गई। मुवाख़ात हो गया, मुवाख़ात हो गया। मुवाख़ात, हाँ, वही जो आप वर्ड कह रहे हैं, तो वो हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट हैपेंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली देखें कि अगर पूरी सीरत को एक बड़े फ्रेम में देखें तो उसके दो पार्ट बनते हैं, एक मक्का और एक मदीना। मक्का है फ़र्द साजी, अफराद साजी, ह्यूमन मेकिंग, और मदीना है सोसाइटी मेकिंग। मक्का में बंदे बनाए गए, मदीना में मुआशरा बनाया गया। सही। मक्का में जितनी आयत नाज़िल हुई वो अकीदे से मुताल्लिक़ हैं, तौहीद से मुताल्लिक़ हैं, आखिरत से मुताल्लिक़ हैं, रिसालत से मुताल्लिक़, यानी फ़िक्री और आइडियोलॉजिकली सेट किया गया। और जब आप माशरे में आए तो सूरह बकरा पहली मदीना में नाज़िल हुई। ये सारी सोसाइटी से मुताल्लिक़ है, रहना कैसे है, दूसरे के हक़ क्या हैं, लोगों के साथ क्या चल, तो ये एक डिवीजन ज़हन में रखें। मदीना है सोसाइटी, अबाउट सोसाइटी मेकिंग। रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, सबसे पहले हजूर ने वहाँ की मौजूद माइनॉरिटीज़, यहूद और मसीही, मसीही और यहूद, उनको अपने साथ अंगेज किया, उनके साथ ट्रीटी की, कॉन्ट्रैक्ट किया, और फरमाया जिस तरह मुसलमान मेरी उम्मत में से हैं, ये भी मेरी उम्मत में से हैं, इनके हकूक़ का भी मैं उसी तरह मुहाफ़िज़ हूँ जिस तरह मुसलमानों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ हूँ, ताकि स्टेट ऑफ मदीना कॉन्स्टिट्यूट की जा सके और स्टेट ऑफ मदीना की तरफ मूव किया जा सके। फिर दूसरा काम, यानी मदीना देखें आप तो इतनी उसके अंदर हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान इन प्लेस था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लान इन प्लेस था। अच्छा, अब आगे मदीना में जब आप चलते हैं तो मदीना में बहुत सारे ऐसी सीरत के पहलू सामने आते हैं, बंदा हैरान रह जाता है। उसमें एक मुवाख़ात है जिस पर बात हो चुकी है। मुवाख़ात एक ऐसा क्राइसिस था, एक पूरा इतनी बड़ी तादाद दूसरे शहर में आ रही थी, उनकी ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज होगा, उनका फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, उनकी मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज़ कैसे मैनेज होगी। ऐसा रसूलुल्लाह ने उसके अंदर एक ऐसा टेक्निक और स्ट्रेटजी खेली कि आज तक दुनिया हैरत में है। फिर उसके बाद मदीना में अगली जो बात आती है वो है मुशावरत की, सहाबा की तरबियत की। अब अल्लाह के नबी हैं, वही होती है, और वही के अलावा वो मोहताज नहीं है मशवरे के। वही जो आ गई तो मोहताजी ख़त्म हो गई मशवरे की। मगर इसके बावजूद ग़ज़वे बदर होता है, पता क्या होता है, हजूर खैमे लगवाते हैं, एक सहाबी आता है, वो अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह। अब ये सोचने की बात है कि अल्लाह के रसूल कितने अपने अप्रोच में लिबरल थे, वो कितनी एक्नॉलेज करते थे दूसरे इंसान को। एक सहाबी आता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, क्या ये खैमे वही के इशारे पे लगाए हैं या आपकी राय है? हजूर ने फरमाया नहीं, इस पर कोई वही नाज़िल नहीं हुई, जंगी नुक्ते नज़र से मैंने समझा ये यहाँ पर बेहतर है। वो अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, फिर मुझे इजाज़त दें, जंगी नुक्ते नज़र से मैं मुकामी हूँ, इससे बेहतर वो जगह है। हजूर ने थोड़ा जाके जायज़ा लिया और फरमाया ये मेरा सहाबी बिल्कुल ठीक कहता है। वहाँ से खैमे उठाए और वहाँ लगवाए, और बदर की फ़तह वहाँ पर हुई जहाँ उस सहाबी की मशवरे से खैमे थे। मुशावरत, ठीक है, कंसल्टेंसी, अकले कुल अपने आप को नहीं समझना। मुआशरों में आपने हमेशा सारों को अंगेज करके चलना है। उहद में सेम यही होता है। उहद में क्या होता है, सहाबा कराम कहते हैं जी हम, कुछ एक तबका कहते हैं हम मदीना से निकल के दिफा करेंगे, एक तबका कहता है हम मदीना में रह के दिफा करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। हजूर इस्लाम की राय थी कि मदीना में रह के दिफा किया जाए, लेकिन हजूर ने देखा कि अक्सर नौजवान जो बदर के बाद मुसलमान हुए वो ये कहते हैं कि मदीना से निकल के दिफा किया जाए, तो मदीना से निकल के दिफा किया। खंदक में क्या हुआ, परेशानी हुई कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, मैनेज कैसे करें। हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ फ़ारस में ये किया जाता था कि खंदक के खोद के आग लगा दी जाती थी, शहर महफूज होता। टोटल मुशावरत, टोटल डिस्कशन, हर एक को वैल्यू करना। तो फिर हसन भाई और ये आपसे भी अली भाई, मेन जो हमारा जो अल्टीमेटली किसी भी नशिस्त का हमारा एंड में यही एक वो होता है कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते क्या चीज़ें ले सकते हैं उस टाइम से अपनी ज़िंदगियों में। क्योंकि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत हमारे लिए हर स्टेप ज़िंदगी के, कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा मसला, कोई मामला नहीं है जहाँ पे हमें गाइडेंस नहीं मिलती।
गाइडेंस तो हमारे पास है, लेकिन इस स्पेसिफिक टाइम से जो मदीना में वक्त था, उधर से क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं? यकीनन खुदा खुद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अकरम की ज़ात में मुकम्मल अस्वे हसना है, और ऐसा उसको हसना है जैसी और कोई मिसाल नहीं। अगर इंसान गाम ब गाम चले, असल में अगर पूरी, जिस तरह अली वक़ार साहब ने फरमाया कि पूरी की पूरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत जो थी लोगों को खुदा से जोड़ने की थी। अब देखते हैं कि बदर की बात आती है तो मुसलमान 313 हैं और मद्दे मुकाबल में 1000 है। मुसलमानों के पास कुल हथियार कितने हैं, तादाद कितनी है, असला कितना है? मुसलमान के पास कुल के पास सिर्फ 2 के पास घोड़े हैं, एक मिक़दाद इब्न असद के पास, एक ज़ुबैर इब्न अवाम के पास। और दूसरी तरफ तलवारों पे आते हैं तो मुसलमानों के पास कुल 8 तलवारें हैं, 6 ज़ेरें हैं, 70 ऊँट हैं। मद्दे मुकाबल में जो है उनके हर एक के पास घोड़ा है, हर एक के पास असला है, हर एक के पास सब कुछ है, और यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ऐसी स्ट्रेटजी के साथ जंग आगे बढ़ाते हैं, और वहाँ से मुशरिकीन आते हैं तो यहाँ से फिर हज़रत अली, अमीर हमज़ा और जनाब उबैदा इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब ये आगे बढ़ते हैं और फिर जंग आगे बढ़ती है। अब देखते हैं कि नबी अकरम हर मरले में लोगों को खुदा से जोड़ रहे हैं, और खुदा ये चाहता है कि दिखलाए कि मोहम्मद की इताअत में फ़ायदा क्या है। और यही होता है कि ओद के मकाम पे एक दरा होता है, नबी अकरम 50 अफराद को हज़रत अब्दुल्ला की क़यादत में वहाँ पे मुतय्यन फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि अगर ये सब मारे जाएँ और इनकी लाशें कव्वे और गिद्दें खाने लगें तो जब तक मैं ना कहूँ तुमने ये दरा नहीं छोड़ना। और फिर भी क्या होता है कि वहाँ 10 लोग रह जाते हैं, 40 लोग गनीमत लूटने के चुनने के लिए दरा छोड़ देते हैं। तो वो जो फिर हुक्म मुस्तफ़ा की अदम अतात होती है, उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि फिर उसके मकतूलीन की तादाद बढ़ जाती है। कि पिछली जंग जो होती है कि उसमें मुशरिकीन की तादाद 70 मुशरिक मारे जाते हैं और 14 मुसलमान शहीद होते हैं, और इस दफ़ा क्या होता है कि 70 मुसलमान कत्ल कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह अगर खंदक में भी देखते हैं तो खंदक में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के मशवरे से खंदक खोदी, और उसमें फिर देखते हैं कि ऐसा मरला आता है कि ख़ुद नबी अकरम कई दिनों से फ़ाक़े में होते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रिज़वानुल्लाह अलैह अपने घर तशरीफ़ लाते हैं और अपनी ज़ौजा से अर्ज़ करते हैं कुछ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा बकरी का बच्चा है और एक आध रोटी का आटा पड़ा है। उन्होंने कहा आप बनाओ तो मैं रसूल खुदा को बुलाता हूँ। रसूल खुदा को दावत दी जाती है, रसूल खुदा नहीं आप यहीं पे लेके आ जाओ। तो वो खाना, एक बकरी का बच्चा कितना होगा, किलो 1.5 किलो उसका गोश्त होगा, वो तैयार करके एक उसमें डाल के बर्तन में, और एक में रोटियां 2 बना के वो तश्त में रख के ले आते हैं। नबी अकरम पर कपड़ा होता है, फिर वो पूरे लश्कर को नबी अकरम अपने दस्ते रहमत से मुस्तफ़ीद करते हैं। फिर लश्कर भी, घर वालों को भी, फिर अज़वाज को भी, फिर सबको भेजते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुदा से जोड़ा, और अगर आज भी इंसान खुदा से जुड़ जाए तो फिर खुदा खुद कहता है हदीस कुछ कुन ली अब्दी अकुन लका, मेरे बंदे तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊंगा। पहले जो मैं कहता हूँ तू करता चला जा, फिर जो तू करता चला जाएगा मैं करता चला जाऊंगा। जैसे इकबाल ने भी कहा ना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बात ये कि व्यूअर्स हम लोग कंप्लीट सबमिशन में यकीन ही नहीं रखते। हमारी जो सबमिशन भी होती है ना उसमें भी कुछ हमने टेक्निकल पॉइंट्स डाले हुए होते हैं। तो हिसाब किताब, बिजनेस डीलिंग्स हम अल्लाह मियाँ के साथ नहीं कर सकते। हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाना है। जब हम वो करेंगे जो हमारा रब चाहता है, तो जो हमारी ख्वाहिश होएगी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के हमारा रब हमें देगा, हमसे संभाला नहीं जाएगा। लेकिन कभी कंप्लीट सबमिशन, कंप्लीट फेथ की तरफ जाएं तो जी अली भाई देखें, अगर बात को कंक्लूड करें। जी, मदनी ज़िंदगी को कंक्लूड करें तो 2 चीज़ें पेश नज़र आती हैं, बहुत अहम चीज़। एक चीज़ तो यह है कि कभी अपने आप को दूसरों से मुमताज़ और ऊंचा ना समझो। वो बदर में जब अबू जहल को कत्ल करने के लिए आए थे ना 2 मासूम बच्चे, मऊज़ और माज, तो अबू जहल ने पता क्या कहा था? उसने कहा था मेरी गर्दन यहाँ से काटना, यहाँ से नहीं काटना। उन्होंने कहा जी वो क्यों? कहता है जब मकतूलीन में मेरा सर पड़ो तो दूसरों से ऊँचा मालूम। तो बस इस्तग़फ़ार। तो मरने के बाद भी उसको दूसरों से मुमताज़ नज़र आने की इतनी थी। और फिर दूसरी, यानी अब ये है अबू जहल की नफ्सियात। अब रसूलुल्लाह की नबवी नफ्सियात क्या है? ओहद के लिए जा रहे हैं, बदर के लिए घोड़े कम हैं। हज़रत अबू लुबाबा, हज़रत मौला अली और रसूलुल्लाह के पास एक घोड़ा है, बदल बदल के चढ़ते हैं। जब इनकी बारी आती है तो ये कहते हैं या रसूल आप हमारी जगह पे चलो। हुज़ूर फरमाते हैं पहली बात तो ये कि मैं चलने में तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। दूसरी बात ये मैं अल्लाह से अजर तलब करने में तुमसे पीछे क्यों रहूँ? माशाल्लाह। तो यानी अब ये पहला, ये दोनों चीज़ें मिला के हमें ये बताती है कि ऊंची नफ्सियात, अपने आप को दूसरों से मुमताज़ शो करना, ये नबी नफ्सियात नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या देखें, एक वफ़द आता है, लोगों को रसूलुल्लाह बैठते भी इस आबा में थी, अलग नशिस्त भी नहीं होती थी। एक दफ़ा आए तो वो ढूंढ रहे थे रसूलुल्लाह कौन है, तो हज़रत अबू बकर यूँ चादर लेके खड़े हो गए ताकि पता लग जाए कि ये रसूल हैं जो नीचे बैठे हुए हैं और हम सब उनके ग़ुलाम और खादिम।
तो एक तो ये है कि हमें अपने अंदर से मैं को ख़त्म करना है, ये बड़े प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है वो खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर आती है, वो ये है कि हजूर ने फरमाया किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे, ये क्रक्स है नबूवत का जो जाते हुए रसूलुल्लाह देकर गए हैं, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं इल्ला बित्तक़वा, सिवा इसवे कि वो कितना अल्लाह के नज़दीक तकवा है। और तकवा आपका क्या है मैं नहीं जानता, मेरा क्या आपने, ये अल्लाह का मामला है। लिहाजा ये फैसला इंसान कर ही नहीं सकता कौन कितना ऊंचा और कौन कितना नीचा। हमने तो बतौर इंसान सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करनी है, इक्वल एक्नॉलेज करना है, इक्वल ऑब्लाइज करना है, जो कुछ उसके साथ कर सके वो हमने करना है। ये दो चीज़ें हैं मदीना की पूरे के पूरे सफ़र की नतीजा और निचोड़ के। एक हमने अपने आप को बिल्कुल एक यानी और एक आजिज़ी के साथ अली रहना। भाई उस वक्त पे ना आपको पुलिसिंग नहीं करनी पड़ती थी। जब कोई इंसान किसी चीज़ की वो जो कहता था ना कि उनके ऊपर कोई चीज़ एक दे दी जाती कि जैसे अब महाजर अंसार को भाई भाई बनाती है तो जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि भाइयों की तरह ही रह रहे हैं। बात ये है अब हमें आदत पड़ गई है बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस की। इतना सा भी काम करना होता है तो हम उसको तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर या तो नज़र रखी जा रही है या पहरे दिए जा रहे हैं। दूसरी बात, हम अल्लाह मियाँ के साथ हिसाब किताब रखने की कोशिश करते हैं। मतलब दुनियावी चीज़ें उस हस्ती के साथ हम क्यों करने की कोशिश करते हैं जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मालिक कुल्लि मुख्तार है वो। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली बाज़ औक़ात आप अब देखें, हम हदीस में पढ़ते हैं, एक तरफ हमें है सारी सारी रात आप हज़ार नफल पढ़ें, एक तरफ हमें जनाब सैयदा के एक सजदा भी नज़र आता है कि वो फजर के वक्त शिकवा करती हैं कि मौला तेरी रात इतनी मुख्तसर हो गई कि फ़ातिमा एक सजदा भी नहीं कर सकती। तो लिहाजा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, आप क्वालिटी पे तवज्जो दें, क्वांटिटी पे तवज्जो ना दें। अल्लाह के यहाँ इखलास का एक ज़र्रा भी हज़ार पहाड़ों से ज़्यादा अफजल हो सकता है जिसके अंदर इखलास नहीं पाया जाता। तो अल्लाह तो क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। और एक छोटी सी बात करती जाऊँ, हमारे यहाँ ये फरिश्ते बैठे हैं, हमारा ईमान है, वो लिखते हैं क़यामत के दिन बाज़ लोगों के अमाल उससे मुख्तलिफ खुलेंगे। तो अल्लाह तो वो कहेंगे बारी ताला ये तो लिखे ही नहीं थे हमने। तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हें मैंने उसके ज़ाहिर पर तसर्रुफ़ दिया था, वो कर क्या रहा है, उसके दिल में क्या है ये तुम भी नहीं जानते, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये भी नहीं जानते कि हमारे दिल का इखलास, ये इखलास नहीं लिखते, ये अमाल ज़ाहिरी लिस्टर बना रहे हैं। नियतें तो आपका रब ही जानता है। और आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी नहीं कहा कि अल्टीमेटली तो हम ये बात यकीन करते हैं ना कि शायद कोई हमें नुकसान, क्योंकि माफ़ी की बात हुई तो हम बात करते हैं कि किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमें फ़ौरन उससे बदला लेने की आग भड़क उठती है। कभी हमने ये देखा कि क्या उसकी नीयत थी हमें हर्ट करने की? तो जब आप अल्लाह पे बात छोड़ देते हैं तो अल्लाह मियाँ खुद ही उस बंदे की नीयत के हिसाब से फिर डील कर लेते हैं अल्टीमेटली। सो थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शेफ नूर बहुत शुक्रिया जी। अब आपसे ही कलाम सुनते हुए आज की नशिस्त को कंक्लूड करेंगे। दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं, दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं, शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं, शाहे अरब जहाँ में 12 रबीउल अव्वल आका का नूर उतरा, 12 रबीउल अव्वल आका का नूर उतरा, रूहुल अमीन आकर काबा सजा रहे हैं, रूहुल अमीन आकर
रहे हैं माहे शाहे अरब जहां में देकर मुबारक हम दरिया मिना पे पहले देकर मुबारक हम दरिया मिना पे पहले बाबा मुर्तजा को सेहरा सुना रहे हैं बाबा मुर्तजा को सेहरा सुना रहे हैं शाहे अरब जहां में ये आमदे नबी पर देखा अजीब मंजर ये आमदे नबी पर देखा अजीब मंजर तूफान मिल के सारे तूफान मिल के सारे शम्मा जला